वेलकम दोस्तों, साइंस ट्यूशन में आपका स्वागत है। चलो तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का लेसन डिस्कस करेंगे। जो लेसन है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेसन के अंदर हम जो भी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे वो पॉइंट्स है। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन, सो दैट कंटेन्स द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन केमिकल इक्वेशन एंड writing chemical equation. Writing chemical equation, that means the how to write the chemical reactions and how to represent the progress of chemical reaction in which. Okay, so first one we see the introduction. So in last year we seen that the what is mean by an element, compound and valency. So element and compound are both interrelated to the each other. So in which elements, that is substance that cannot be decomposed by simple chemical process into two or more different substance. यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, क्या एलिमेंट छोटा पार्ट होगा सब्सटेंस का या कंपाउंड का, वो छोटे से छोटे पार्ट में जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा, उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि वो हमारे अगले किसी भी छोटे पार्ट्स में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते कौन सी भी केमिकल प्रोसेस से। So that is called as a element. Next one is a compound, the substance of definite composition which can be decomposed into two or more substance by simple chemical process. ये एलिमेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो कंपाउंड हम जिसे कहते हैं वो एलिमेंट से थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम सिंपल केमिकल प्रोसेस यानी हाथ से ब्रेक करना, कटर से कट कर देना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से सिंपल केमिकल प्रोसेस से हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलेंगे। और लास्ट वन है वैलेंसी। सो वैलेंसी में हमने लास्ट ईयर में देखा कि वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन का, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग कर पाता है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। हर एक एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी या डिफरेंट हो जाती है, किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3, किसी की 4 होगी। जो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पिछले बार में भी देख लिया है। सो नेक्स्ट वन देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन मीन्स हम देखते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस टू द अनदर। एक सब्सटेंस का कन्वर्जन जब दूसरे नए सब्सटेंस में हो जाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस कह देते हैं। सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द मैटर changes and that changes remain permanent or temporary in nature, right? So chemical reaction जब भी होता है तब हम देखते हैं कि एक सब्सटेंस का कन्वर्जन दूसरे सब्सटेंस में हो जाता है, तो उसी चेंजेस के दरम्यान हम देखते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो कभी कभी परमानेंटली हो जाता है या कभी टेम्पररी हो जाता है। परमानेंटली यानी मीन्स या कि अगर सब्सटेंस हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उससे हम फिर से ओरिजिनल कंपाउंड नहीं ले पाते या फिर से नहीं मिलता, उसे हम परमानेंट चेंज कहते हैं। और टेम्पररी चेंज यानी कि हम कहते हैं कि जब भी हम एक सब्सटेंस का हम दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो अगेन फिर से दूसरे सब्सटेंस से पहले सब्सटेंस में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम टेम्पररी चेंज कहेंगे या टेम्परेचर चेंज इन नेचर। सो दीज चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट चेंज और केमिकल चेंज। सो इसमें पहला हम देखेंगे केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर इन केमिकल रिएक्शन इज परमानेंटली इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। यानी कि कौन से भी एक रिएक्शन हो जाए या सब्सटेंस का कन्वर्जन हो जाए, उस कन्वर्जन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलने वाला प्रोडक्ट परमानेंटली उसी स्टेट में या उसी नेचर में रहता है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि उस प्रोडक्ट से हम फिर से ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हम जानते हैं कि दूध से दही बनाना, और दूध से दही बनाते टाइम देखते हैं कि हम दूध से दही बनते पूरा केमिकल चेंज हो जाता है। एक बार दही तैयार हो गया तो उससे फिर से हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सेकेंड वन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ये एग्जाम्पल्स हम केमिकल रिएक्शंस के बता देते हैं। उसके बाद है फिजिकल चेंज। द चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर इन केमिकल रिएक्शन इज
temporary is called as a physical change, and in physical change only state of the substance can be changed, right? फिजिकल चेंज किसे कहते हैं हम? जो कंपोजिशन होगा या केमिकल सब रिएक्शन में जो मैटर हम लेने वाले हैं उस मैटर का जो कंपोजिशन है उसमें होने वाला चेंज या टेम्पररी हो जाता है, मीन्स फिर से वो उसी ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। सो मोस्ट ऑफ हम फिजिकल चेंज में देखेंगे कि फिजिकल चेंज होते टाइम जो भी कंपाउंड हो या सब्सटेंस हो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है। दैट मीन्स सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होना, या फिर गैस का कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये जो ये चेंजेस है इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें। देखिए एग्जाम्पल्स दे दें। फर्स्ट वन, एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी मिल सकते हैं, आप बुक में देखकर इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करवा दीजिए। फर्स्ट वन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। ये क्या होता है कि आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, उसका कोई भी कंपोजिशन वाटर से फिर हम आइस बना सकते हैं। सो इसलिए क्या है? फिजिकल चेंज है। जस्ट आइस इज इन अ सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन अ लिक्विड फॉर्म। सो इसमें सिर्फ इसका स्टेट चेंज हो जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को या केमिकल चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट वन है कुकिंग ऑफ फूड। सो फूड बनाते समय हम देखते हैं कि जो भी फूड एक बार हमने कुक किया तो उसके बाद हम उस फूड को फर्स्ट ओरिजिन टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते या दोबारा उसे पहली स्टेट में नहीं ला सकते। सो इसलिए कुकिंग ऑफ द फूड इज़ अ केमिकल चेंज। जो उसमें चेंज होता है इट इज़ अ परमानेंटली चेंज, सो दैट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। सो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज ऑल्सो केमिकल चेंज because ripening is a process or chemical process, that means in fruit that get some changes into the chemical composition, and that time fruit get ripening, then is called as a chemical change. Next, milk turn into the curd. We already seen that milk turn into the curd, that is change of the chemical composition, so it is a chemical change. Evaporation of water. So in evaporation of water, that means only state of the substances or changes, that is liquid water can be converted into the gases, so only physical change can be seen, so that is an example of physical change. Next, digestion of food in the stomach. So we know that in stomach, so most of acids are present, and that acid substance can be digest the food into the energy, that convert into the energy, so that is a complete digestion of the food, it is a chemical change. Next one, size reduction of the naphthalene balls exposed to air, right? naphthalene ball जो हम एयर में एक्सपोज कर सकते हैं, तो इनमें सॉलिड का कन्वर्जन गैसेस सब्सटेंस में होता है, दैट मीन्स जस्ट ओनली चेंज द फिजिकल स्टेट, सो इट इज एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस. हम देखते हैं कि कडप्पा पे या लाइमस्टोन पे, कडप्पा पे अगर लेमन जूस डाल देते हैं सो केमिकल रिएक्शन दैट इज गैसेस सब्सटेंस रिलीज हो जाता है और वहाँ पे हमें कुछ दाग दिखाई देते हैं, सो दैट इज द केमिकल चेंज. एंड लास्ट वन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन अ फॉलिंग ऑफ अ हाइट. अगर कोई भी कांच हो ऊपर से गिर जाए तो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन कुछ भी चेंज नहीं होता, बस सिर्फ उसकी साइज क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. सो इट इज़ द चेंज टाइप ऑफ द फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, जो बुक्स में एक्टिविटीज़ दी है उस एक्टिविटी के बारे में हम टेबल सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन एक्टिविटी दी है, लाइमस्टोन पाउडर गेट स्ट्रांगली हीटिंग, then it convert into the calcium oxide and carbon dioxide gas is a release. So limestone powder is also chemical formula is CaCO3, that can be used a chemical reaction, calcium carbonate CaCO3 is get strong heating, that means हम उसे रिएक्शन क्या लाइमस्टोन को हीट प्रोवाइड करते हैं, सो इट इज़ अ रिएक्टेंट साइड, CaCO3 प्लस हीट, देन इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है वाइट कलर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें रिलीज होता है.
अगर हमें इस एक्टिविटी में ये फाइंड आउट करना है कि इसमें होने वाले चेंजेस कौन कौन से टाइप के हो रहे हैं, और फाइनली ये जो रिएक्शंस है, एक्टिविटी है, ये फिजिकल चेंज की है या केमिकल चेंज है। सब एक्टिविटी देने के बाद आपको चार्ट में उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सेकंड वन है जिंक डस्ट एडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डन एंड हीटिंग इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक्टिविटी हमें दिया है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन, उसमें हमें क्या करना है, जिंक पाउडर ऐड करना है। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक डस्ट ऐड करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जो दोनों रिएक्शन में देखते हैं जो मेटल कंपाउंड है दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल अनदर कंपाउंड में से आयन को निकाल के अपने साथ क्या करता है, बॉन्ड कर लेता है। दैट इज हम देखेंगे कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल्स हैं। फर्स्ट वन सल्फेट आयन कॉपर के साथ प्रेजेंट है, लेकिन उसमें हम जिंक डालें तो जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो दैट कैन remove the sulfate from copper and bonding with the zinc, right? So they form the zinc sulfate and copper get into the separate, that time heat is released, that means इस रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होते टाइम हीट प्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड वन है ऐड पोटेशियम क्रोमेट इनटू बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट के सॉल्यूशन में हमें बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ए रिएक्शन होते टाइम येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेटल डाउन इनटू द सॉल्यूशन। जो भी प्रोडक्ट का सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। सो इसका केमिकल रिएक्शन है BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 विच गिव्स BaCrO4 प्लस K2SO4। अगर रिएक्शन ऑब्जर्व करें तो हम देखिए दोनों के जो आयंस हैं, दोनों के आयंस क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाए। जो रिएक्टेंट साइड में बैरियम के साथ सल्फेट आयन था वो प्रोडक्ट में क्या हुआ, पोटेशियम के साथ जाके बाइंड हो जाता है। वैसे क्रोमेट का आयन बैरियम के साथ बाइंड होकर हमें BaCrO4 एंड K2SO4 ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें हो जाती है। नेक्स्ट है ऐड सोडियम कार्बोनेट इनटू द कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट। सोडियम कार्बोनेट उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड में ऐड करेंगे। सो सोडियम क्लोराइड एंड वाइट कलर ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इज अ फॉर्म, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसकी रिएक्शन हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के साथ करेंगे तो इसमें हमें साल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज अ साल्ट, एंड ये साल्ट एंड लाइमस्टोन ये दो सब्सटेंस उसमें क्या होता है, तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी टेक थैलिक अनहाइड्राइड इन इवेपोरेटिंग डिश। थैलिक अनहाइड्राइड, इस थैलिक अनहाइड्राइड को हम इवेपोरेटिंग डिश में लेकर हीट करने के बाद उसे क्या चेंजेस हो जाता है हम देखें। अगर इसे हम स्लाइटली हीट करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है एंड द सब्सटेंस गेट इवेपोरेटेड, हेंस ओनली स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज अ चेंज। इसका रिएक्शन है 2C8H4O3 प्लस 15O2, थैलिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला। अगर हम इवेपोरेटिंग डिश में उसे बर्न करें तो उसकी रिएक्शन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ हो जाती है, तो हमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है एंड वाटर वेपर्स तैयार हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है, इस सब्सटेंस का जस्ट सॉलिड सब्सटेंस से कन्वर्जन गैसेस सब्सटेंस में हो जाता है। सो ओनली फिजिकल स्टेट क्या होता है इसमें चेंज होता है। सो इस एक्टिविटी के अगेंस्ट हमने जो बुक्स में आपके चार्ट दिया उसके चार्ट के अगेंस्ट उसका आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट वन रिएक्शन में एक्टिविटी में हमने देखना है कि कलर, लाइमस्टोन को हीट करें तो कौन सा भी कलर हमें चेंज नहीं होता, दैट इज नो चेंज। दैट टाइम लाइमस्टोन को हम हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। सो गैस रिलीज इज अ CO2, उसमें टेम्परेचर चेंज कौन सा नहीं होता इसलिए डैश। अगर ये क्या होता है, कंपोज सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट का कन्वर्जन कैल्शियम ऑक्साइड में हुआ, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। वैसे सेकंड
ब्लू टू कलरलेस। कॉपर सल्फेट का हम देखेंगे ब्लू कलर होता है, उसमें जिंक डस्ट डाले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दैट मीन गैस कौन सा भी प्रोड्यूस नहीं होता बट हीट प्रोड्यूस होता है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होता है, सो टेम्परेचर इंक्रीज एंड दे आर केमिकली कंपोजिशन चेंज होता है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। थर्ड वन इज़ अ कलर ऑफ द चेंज, येलो प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है, गैस कौन सा भी रिलीज नहीं होता, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, और प्रेसिपिटेट तैयार होता है बैरियम क्रोमेट का एंड पोटेशियम सल्फेट का, सो दैट इज़ अ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, सो इट इज़ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ एक्टिविटी में देखेंगे हमें सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, इनको जब हम मिला देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसका कलर वाइट होता है। सो हम रिएक्शन में लिखेंगे कलर चेंज, वाइट सब्सटेंस हमें मिल जाता है। उस वक्त देखेंगे इट इज़ अ रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब कर देते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करना होता है तो रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब कर देते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। सो केमिकल कंपोजिशन हमें देखना है कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस तैयार होता है, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। एंड लास्ट वन थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड में हम देखेंगे कि इसका सिर्फ क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होता है, सो दैट इज इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन, राइट। द सब्सटेंस taking part in reaction is known as reactant and the substance formed as a result is known as a product, right। सो केमिकल रिएक्शन में हमने पिछली बार भी देखा कि रिएक्शन लेते हैं तो हम एरो बीच में एरो लिखते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं, राइट साइड में कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस हम लिखते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो की हेडेड साइड में जो सब्सटेंस लिखते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। दैट इज केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सो फर्स्ट वन वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन यानी कि जो भी हमें रिएक्शन लिखना है, जो फॉर्मूले हम लिखते हैं, क्या एलिमेंट और सब्सटेंस जो हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं उसका वर्ड और फुल नेम रिएक्शन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे वर्ड रिएक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन इन वर्ड इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, राइट। जो भी केमिकल सब्सटेंस हम रिएक्शंस के लिए लेते हैं उसका सिर्फ नाम लिखकर हम रिएक्शन जब लिखेंगे या इक्वेशन लिखेंगे उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट विच गिव्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें देखें एरो के बैक साइड में लिखा है हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, एरो के बैक साइड में उसे हम दोनों को रिएक्टेंट बोलेंगे। ये दोनों आपस में रिएक्शन कंप्लीट करके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जो प्रोडक्ट साइड में एरो के आगे हमने लिखा है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, राइट। ये क्या है, हमें केमिकल कंपाउंड के सिर्फ नाम लिखे, सो इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप है केमिकल इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्मूले इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब देख रहे हैं कि ऊपर रिएक्शन हम देख रहे हैं कि उस रिएक्शन में हमने केमिकल वर्ड जो लिखे, जो केमिकल सब्सटेंस के नाम लिखे। ये नाम लिखना बहुत लंबा हो जाता है, इसी नाम की जगह जब हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे सब्सटेंस का या फिर कंपाउंड का, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए हमने क्या लिखा है CuSO4, जिंक डस्ट के लिए जिंक का सिंबल लिखा, प्लस प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है तो उसका फॉर्मूला ZnSO4 एंड कॉपर का फॉर्मूला Cu। ऐसे कंडेंस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इस तरह केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स हमें मिल जाते हैं, राइट। आगे देखेंगे हम कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो उस रूल्स के अगेंस्ट हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ये रूल्स हम अभी देखने वाले। फर्स्ट रूल है, इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट रिटन ऑन राइट साइड। ओके, रिएक्शन के लिए जो भी हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं
कौन सा भी सब्सटेंस हो एज ए रिएक्टेंट मीन्स यूज़ करने वाले हो तो वो एरो के लेफ्ट साइड में ही लिखना है, और जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो एरो के बाद ही या एरो के राइट साइड पर ही लिखना है। सेकंड वन, an arrow heading towards the product in between reactant and product indicates direction of the reaction। हम देखते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम प्रोडक्ट के साइड पे जाने वाला एरो लिखते हैं, जिसका हेड क्या लिखते हैं एरो का, हम प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं। दैट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में किस तरह से हो रहा है या कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये रिएक्शंस का डायरेक्शन हमें क्या होता है इस एरो से पता चल जाता है। नेक्स्ट वन, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर देन टू देन लिंक विथ प्लस साइन बिटवीन देम। ओके, अब देखेंगे हम किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट लेते हैं, सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, किसमें दो रिएक्टेंट लेते हैं। सो उस टाइम जिस केमिकल रिएक्शन में दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तैयार होते हो तो उस रिएक्टेंट को सेपरेट लिखने के लिए दोनों के बीच में हम प्लस साइन लगा लेंगे। जैसे कि ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट एंड जिंक दोनों का रिएक्शन क्या है, दोनों के बीच में हमने क्या किया, प्लस साइन दे दिया। वैसे ही प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और कॉपर सब्सटेंस तैयार हो जाता है। उस वहाँ पर भी हमें दो सब्सटेंस मिले, दोनों को भी हमने बीच में क्या है प्लस साइन से लिंक कर दिया। वैसे हमें दो और दो से ज़्यादा कितने भी प्रोडक्ट मिल जाए या रिएक्टेंट यूज करें, हर एक के बीच में हमें प्लस साइन लगा देना है। नेक्स्ट वन है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस आर इंडिकेट इन इक्वेशन। राइट, जो भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट होगा वो हमें केमिकल सब्सटेंस में उस केमिकल फॉर्मूला का बाजू में इंडिकेट करना है। जैसे कि गैसेस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए L, सॉलिड्स के लिए S और एक्वियस सॉल्यूशन के लिए AQ। ये शॉर्ट फॉर्म में हम क्या सिंबॉलिक फॉर्म उसका फिजिकल स्टेट में हम रिएक्शंस में लिख देना है। उसके बाद है, इफ गैसेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड देन इंस्टेड ऑफ सिंबल G इंडिकेट अपवर्ड डायरेक्शन एरो। देखिए हमने बोला कि गैस से कौन सी भी केमिकल रिएक्शन में उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। अगर गैसेस सब्सटेंस होगा तो उसके लिए हम G का सिंबल इंडिकेट करेंगे ब्रैकेट में, लेकिन गैस है सो गैस हम कंबाइन या स्टोर नहीं कर सकते इजीली, सो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाने की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। सो रिएक्शन में कौन सा भी गैसेस सब्सटेंस जब भी तैयार हो जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट के आगे हमें क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन का एरो उसमें यूज कर देना है। नेक्स्ट वन, इफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म देन इंस्टेड ऑफ सिंबल S इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो। प्रेसिपिटेट यानी क्या बोला था कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में या लिक्विड प्रोडक्ट में कुछ सॉलिड सब्सटेंस बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट इज सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो भी लिक्विड में प्रेजेंट है, उनका अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अगर ये प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में है तो हम बोलेंगे सॉलिड के लिए सिंबल हम S यूज़ कर देते हैं। तो उस S सिंबल के आगे हमें क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लिख देना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन या दैट मीन्स सेटल डाउन, नीचे की तरफ आने वाला। हम बोलते हैं कि लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डाले तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, सो इसीलिए हम क्या करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो यूज कर देंगे। नेक्स्ट वन है, हीट इज प्रेजेंट इन रिएक्शन इंडिकेटेड बाय सिंबल डेल्टा। डेल्टा का सिंबल होता है छोटा सा ट्रायंगल निकालना। सो हम देखते हैं कुछ रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब कर देते हैं, कुछ हीट रिलीज कर देते हैं। इसके डिपेंड हमें जो भी सब्सटेंस है हीट का, जो हीट प्रोड्यूस होता है या गेन होता है, इसके लिए सिंबल हम क्या करना है, डेल्टा का सिंबल, दैट इज कैपिटल डेल्टा बोलते हैं इसे। डेल्टा का अलग से सिंबल है, इसको हम कैपिटल डेल्टा जो छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करके हम लिख देते हैं, वो सिंबल हमें इंडिकेट करना है। राइट, सो हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड देन राइट डेल्टा ऑन एरो। अगर हम बोलते हैं कि एक कौन सी भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट की ज़रूरत है, यानी बाहर की तरफ से हम हीट गेन कर रहे हैं, तो उस हीट को हम क्या करेंगे, या फिर रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हीट का सिंबल हम एरो के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, जो मिडल हम एरो लिख देते हैं जो रिएक्शन के डायरेक्शन का, उस डायरेक्शन के ऊपर
वो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, हीट इज रिलीज इन केमिकल रिएक्शन देन राइट इन प्रोडक्ट साइड। अगर हम देखते हैं कुछ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाते हैं तो उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि पिछले रिएक्शन हमने देखा कि कॉपर सल्फेट एंड जिंक, इसमें डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होते टाइम हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स कंपाउंड से हीट तैयार होके बाहर निकल आ जाते हैं। उस वक्त वो हीट जो तैयार होने वाले, जो हम प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन लिख के उसके बाद हीट हम लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, इफ necessary conditions like temperature, pressure, catalyst are required for reaction, these conditions are indicated below the arrow। देखते हैं, हम बोलते हैं कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम कुछ कंडीशंस मेंटेन रखने पड़ते हैं, जैसे कि रिएक्शन का टेम्परेचर हो या फिर रिएक्शन फास्टली प्रोग्रेस होने के लिए कुछ कैटलिस्ट यूज़ कर देते हैं, या फिर कुछ प्रेशर भी हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ये जो नेसेसरी कंडीशंस है, अगर किस रिएक्शन को हम नेसेसरी कंडीशन मेंटेन कर देते हैं तो जो कंडीशंस हमने रिएक्शंस के लिए मेंटेन किए वो रिएक्शन एरो के नीचे हमें लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी ये जो 9 रूल बताए थे उसके अगेंस्ट हम रिएक्शन रिप्रेजेंट किए। फर्स्ट वन है कॉपर सल्फेट, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद देखिए उसके ब्रैकेट में हम AQ लिखें। AQ मीन्स एक्वियस सॉल्यूशन। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट प्लस, राइट, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए, रिएक्टेंट यूज़ के लिए, इसलिए हम प्लस साइन यूज़ किया। उसके बाद जिंक, जिंक हम डस्ट ऐड कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट है, सो उसका क्या सिंबल हमने देखा, फिजिकल स्टेट S। बाद में ठीक है 2 रिएक्टेंट, बाद में एरो, एरो के डायरेक्शन क्या है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला, दैट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट। सो तैयार क्या हो जाता है, ZnSO4 जो कि एक्वियस फॉर्म में तैयार हो जाता है। सो जब भी ZnSO4 प्रोडक्ट साइड में जाता है उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गया, सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट हो गया, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। प्लस कॉपर सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाता है, प्लस हीट उसमें रिलीज हो जाते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन में हीट तैयार हो जाते हैं और वो बाहर निकाल जाते हैं, इसलिए हीट क्या कमी हमने प्रोडक्ट साइड में लिख दी। ऐसे फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड वन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए उसका हमने स्टेट क्या लिखा, सॉलिड, S सिंबल। डायरेक्शन एरो, लाइमस्टोन को हमें ब्रेक करना है, उस मॉलिक्यूल को डिकम्पोजिशन करना है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। नॉर्मल टेम्परेचर पर उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसे ज़्यादा हीट लगेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट इवेपोरेटिंग डिश में लेंगे, उसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में उसे हमने बाहर से हीट प्रोवाइड की, इसलिए उसके क्या गला हमने ट्रायंगल के ऊपर सिंबल लिख दिया, राइट। तो हमें तैयार क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड कंपाउंड का उसमें तैयार हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। सो उसका हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लिख दिया, जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए एरो भी हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन का यूज कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स इसमें क्लियर किए। अभी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख जाओ, आपको सॉल्यूशन मिल गया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।